तो नमस्कार आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हमारे बीच हैं नाबार्ड के एजीएम मिस्टर रचित जी, जिन्होंने आपने इनको अभी देखा होगा हाल ही में 1 करोड़ का सवाल इन्होंने खेला करोड़पति में और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। आज रचित जी से मिलेंगे और जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया बड़े क्वेश्चंस के लिए, कैसे इनकी जर्नी रही और भी बहुत कुछ। हमारे साथ बने रहिए। तो रचित जी नमस्कार। नमस्ते अरुण जी, आपका धन्यवाद मुझे एक अवसर देने के लिए, अपनी आवाज और अपनी बात पहुंचाने के लिए लोगों तक। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। सबसे पहले तो रचित जी आपको बधाई देना चाहेंगे कि आप इतने बड़े मंच पर गए और वहां पे 1 करोड़ का प्रश्न खेला, जो कि बहुत ही कम लोगों को मौका मिलता है। तो थैंक यू। और आगे से गलत करने का मौका और भी कम को मिलता है। नहीं रचित जी, देखिए ना, इट्स ऑल अपॉन डेस्टिनी। ये डेस्टिनी भी डिसाइड करती है कुछ चीजें, लेकिन वहां तक पहुंचना अपने आप में एक इतनी बड़ी बात है कि वहां तक लोग पहुंचने का सपना तो देखते हैं। मुझे लगता है आप भी वही सपना देख रहे थे कि 1 करोड़ जीतूं। ये आपकी हिम्मत थी। मैं नहीं कहूंगा कि आपने कुछ गलत किया, आपके मन में भी कुछ चल ही रहा होगा तो ही आपने आंसर किया। अदरवाइज 50 लाख के 5 लाख पे गिरने का तो किसी को शौक तो है नहीं। तो नेचुरली आपकी मेहनत थी, जो आपके बच्चन साहब से सुन पाए कि अगला सवाल 1 करोड़ रुपए। ये हर किसी को मौका नहीं मिलता और आगे भी ऐसा ही होगा, कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई रचित जी आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो रचित जी एक बार आप अपने खुद से अपना इंट्रो दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आजकल क्या कर रहे हैं सर। मैं अभी मुंबई महाराष्ट्र में हूँ, नाबार्ड में एजीएम के तौर पर कार्यरत हूँ। और जब तैयारी की अगर हम थोड़ी बहुत बात करें तो मैं ऐसा मानता हूँ कि तैयारी आपकी ओवरनाइट नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली अगर हम ये सोचें कि केबीसी से जब मुझे कॉल आएगा तब मैं जाके तैयारी करना शुरू करूंगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप तब इतने ज्यादा बाकी चीजों में बिजी होते हैं कि आप एग्जैक्टली नहीं प्रिपेयर कर पाते। तो ये आप स्लोली और स्टेडीली अपना आप जीके बनाते हो, उसका जरिया कोई भी हो सकता है। तो हम भी वही चीज फॉलो कर रहे थे, स्पेसिफिकली केबीसी के लिए नहीं, लेकिन लाइफ में भी थोड़ी बहुत चीजें पढ़ने का शौक था, तो वो उसी तरीके की तैयारी है हमेशा। बहुत बढ़िया रचित जी। तो रचित जी आप कितने टाइम से केबीसी में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाए तो। हमारी जर्नी तो बहुत पहले से ही मैं इस शो को देखते आ रहा हूँ, बट देन अगेन मेरी मदर को ज्यादा इंक्लिनेशन था, उनको ये था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं। तो पिछले 2 साल से मैं ट्राई कर रहा था। पहली बार मैंने ग्राउंड ऑडिशन इस बार दिया था। ग्राउंड ऑडिशन दिया तो हम थोड़ा सा और वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ सेटबैक, क्योंकि उस दिन उन्होंने ओपन ऑडिशन अनाउंस कर दिए। तो हम अब कंपीट सारे लोगों के साथ कर रहे थे, इवन तो हमने 2 लेवल क्लियर करे थे, लेकिन ओपन ऑडिशन के लिए कर रहे थे। बट देन अगेन अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो ये चीजें मैटर नहीं करती। आप अगर अपनी तैयारी पे विश्वास रखते हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो मैं इसी को इंटेंशन से नहीं लेकर गया था। मेरे अंदर एक ये भी उत्सुकता थी कि मैं पूरा एक्सपीरियंस फील करूं, मुझे पता हो कि कैसा रहता है। और इसके अंदर मैं थोड़ा क्या मैक्सिमम क्रेडिट आपको भी जाता है, क्योंकि एज अ कैंडिडेट जिसने आज तक कभी खाली सपना ही देखा है, तो उसको किस तरीके से काम करना है, क्या क्या चीजें फॉलो करें, और ये बेसिक होती हैं। कोई भी इसको कह सकते हैं यार ये तो हम खुद भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन नहीं किया ना अभी तक। लेकिन आपके छोटे छोटे वीडियोस देखने से इतनी क्लैरिटी, और आप रेडिली अवेलेबल होते थे। ऑब्वियसली आप सबको अपना नंबर नहीं दे सकते, हमें भी नंबर नहीं दिया था। अगर किसी को डाउट है कि हमारे पास स्पेशल एक्सेस था, ऐसा कुछ नहीं था। हम नॉर्मल इनसे सवाल करके पूछते थे, जब इनको टाइम मिलता था उसका जवाब मिलता था, और उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आप जब वहां पे पहुंचते हैं, आप एक मेंटल स्पेस में होते हैं कि ठीक है मुझे अपना अच्छा परफॉर्म करना है। उसके बाद देखिए आपके हाथ में कुछ नहीं, जैसे आपने शुरुआत करी थी वीडियो की, डेस्टिनी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, वैसे ही। लेकिन अपनी तरफ से आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप प्रयास करेंगे, उसके बाद रास्ते खुलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रचित जी, आपने हमें इस काबिल समझा। देखिए आपकी मेहनत है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा सभी को कि जो बात है कि हम सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन बात वही है कि फैमिली हमारी काफ़ी अच्छी बड़ी हो चुकी है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है रिप्लाई देने में डेफिनेटली, लेकिन हम रीच आउट करते हैं सबको। जिस हिसाब से जिसको हेल्प चाहिए होता है उसी हिसाब से हम उनको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं डेफिनेटली। तो रचित जी आपसे बेसिक सवाल जानना चाहेंगे स्टार्टिंग से, कि जब आप इंटरव्यू के लिए गए तो उसमें आपका इंटरव्यू कितना टाइम चला, और अकॉर्डिंग टू यू कि जो आपने चीज़ें फॉर्म में भरी थी
वही चीज़ों से रिलेटेड इंटरव्यू हुआ, एंड कैसा फॉर्म का रोल रहता है, थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आप हमें बता पाएं प्लीज। फॉर्म का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी दर्शाता है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपसे अगर मैं अभी कोई सवाल पूछूंगा आप उसका जवाब दे देंगे मुझे, क्योंकि उसके अंदर कोई स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब आपको उसको किताब में लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि वो बहुत ही संक्षिप्त हो, आपके बारे में पूरी बात दर्शा सके जो आप क्रिएटर्स को दिखाना चाहते हैं। एट द एंड आप समझेंगे कि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को सीट पे देखना चाहेंगे जिससे आप रिलेट कर पाए। तो बुकलेट बहुत एक अहम रोल प्ले करती है और उसमें इतने सारे सवाल होते हैं कि शायद आप उसके बारे में जनरली नहीं सोचते, लेकिन आपको जब बुकलेट में फिल करना होता है तब आप उसके बारे में ज्यादा मंथन चिंतन करना शुरू करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बुकलेट प्ले करती है। अब दूसरी बात आई वीडियो ऑडिशन की। वीडियो ऑडिशन के अंदर आप पे कोई प्रेशर नहीं होता। वो आपको ये भी नहीं कहते कि हम आपसे बुकलेट से सवाल पूछेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको ये कहते हैं कि ये एक कॉन्वर्सेशन जैसी होगी, जैसे हम अभी कर रहे हैं। तो वो कॉन्वर्सेशन एक रहती है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, क्योंकि जीके तो वो आपके ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। अब वो आपसे बस बात करना चाहते हैं आपके बारे में, तो उसमें बिना डरे अपने बारे में जितना बताते हैं उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा इंटरव्यू फॉर सम रीजंस 30 से 35 मिनट के आसपास चला था, बट जितने लोगों को मैं वहां पे जानता, क्योंकि मेरा पहली बार था, मैंने इससे पहले नहीं कुछ अटेम्प्ट किया था, वहां पे जो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग थे उनसे जब बात रही थी वो यही समझा रहे थे कि ये मैटर नहीं करता आपका 10 मिनट इंटरव्यू चले या आपका 35 मिनट चले। 10 मिनट चल के हो सकता है उनको आपकी पर्सनालिटी 10 मिनट में समझ आ गई हो। नेगेटिव में देखेंगे तो 35 मिनट का कि उनको 35 मिनट लगे ये समझने में कि क्या, और इसके भी फ्लिप साइड है, 35 मिनट का हो सकता है बहुत बढ़िया है, 10 मिनट का नहीं। तो ऐसा कुछ एक वन शॉर्ट आंसर नहीं है कि टाइमिंग ये डिसाइड करेगी कि आप कितने इंटरेस्टिंग या बोलेंगे। बिल्कुल सही बात बोली रचित जी आपने। मैंने जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे ग्रुप से काफ़ी सिलेक्शंस हुए हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका इंटरव्यू केवल 5 से 7 मिनट चला, और उसी के चलते 20, 25 या 30 मिनट वाले लोग भी हैं। तो ऐसा टाइम बाउंड नहीं रहता है, जैसे रचित जी ने बताया बिल्कुल वैसे ही सेम सिनेरियो रहता है। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत ना हों, आप इंटरव्यू दे के आए तो आपका पूरा चांस है। वेदर आपने इंटरव्यू मई में दिया, जून में दिया या अभी हाल ही में दिया, तो सभी के बराबर चांस है, कभी भी यू कैन रिसीव द कॉल। तो हम तो होप करेंगे और ज्यादा सिलेक्शन आपके यहाँ से, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट जितना है तो बहुत काबिल तारीफ है कि आप इतने सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और इतने जवाब देना भी काफी एक बार एक लेवल के भी टफ हो जाता है, बट मैंने जो आपने पेशेंस देखी है वो बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद रचित जी। तो रचित जी आपसे ये सवाल मैं हर किसी से पूछ भी नहीं सकता, लेकिन आपसे पूछना बनता है क्योंकि आप काफ़ी हाई लेवल पे वहाँ पे खेले। तो क्या होता है कि अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि आपने स्टडी कैसे की। तो ये तो हम आपसे पूछ ही रहे हैं कि आपने स्टडी कैसे करते थे आप, और हालांकि स्टडी आपने बताया कि रेगुलर प्रोसेस है, ऐसे नहीं है कि 10 दिन में कुछ हो जाएगा, पर फिर भी थोड़ा सा अगर आप ओवरव्यू दे पाएँ। साथ ही साथ जैसे बड़े जो क्वेश्चंस की बात करूं तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, अगर आप एक एग्जांपल के जरिए हमें समझा पाएँ तो बहुत से कंटेस्टेंट्स को हेल्प मिलेगी। इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में ले सकते हैं। पहले बात करेंगे जो नॉर्मल जीके का प्रोसेस होता है। जीके आपकी 2 टाइप की होती है, एक आपकी स्टैटिक जीके होती है जो बदलती नहीं है, और एक आपकी कंटेम्परेरी जीके होती है जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो स्टैटिक जीके के लिए तो कुछ भी आपका सोर्स हो सकता है बेस बनाने के लिए। आप उसको कह सकते हो, मेरे लिए एनसीईआरटी की किताबें हो सकती हैं, आपके लिए कोई और पब्लिकेशन की बुकलेट हो सकती है, वो आपकी स्टैटिक जीके बनाएगा। क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर ये नहीं बदलेगा, ये आप किसी भी किताब से पढ़ेंगे तो वो सेम ही रहेगा। और एक बार आपने ये क्रोनोलॉजी समझ लिया, अपने तरीका समझ लिया, तो वो सेम रहता है। तब एलिमिनेशन में काम आता है। ये आपका पहला पार्ट। जो कंटेम्परेरी वाला है वो आपका चेंज होता रहेगा। तो आप अपने अगर नोट्स बनाते हो, आप अगर अपनी कोई मैगजीन रीड करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन बने, तो ऑब्वियसली आपने इससे पहले कोई और वाइस प्रेसिडेंट बने पढ़े होंगे। जैसे ही वो चेंज हुए आपने उनको काट के नए वाले का नाम लिख लिया, तो वो आपका एक थोड़ा सिस्टमैटिक स्टडी हो जाती है। लोगों को कई बार ये लगता है कि सिस्टमैटिक स्टडी क्या होती है। सिस्टमैटिक स्टडी यही होती है, बेसिक यही रहता है कि आप एक बेस डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं और उसके बेस पे अपनी नॉलेज आप बिल्ड कर रहे हैं। ये आपके 2 पार्ट हो गए। अब जब कंटेम्परेरी में हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, केबीसी भी ध्यान रखते हैं, बाकी भी। एक खाली केबीसी के लिए नहीं, बेस्ट पार्ट इनका क्या है, जब ये वीडियोस की बात करते हैं केबीसी के अलावा भी आप डिस्कशन करते हैं, लाइफ में भी जब आप रीड कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह, तो अपने नोट्स कुछ ना कुछ आप पॉइंट्स बनाते रहें।
और जैसे ही उसमें कुछ चेंज आएगा उसमें ऐड करते हैं। तो लॉन्गेस्ट स्पीक कौन सी, क्या उसके बारे में, और थोड़ा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जैसे मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी कि खाली उस पर नहीं रुकना, कोई चीज अगर न्यूज में आई है, जैसे आपको अब एग्जाम्पल दो, आप कहते हैं तैयारी किस तरीके से करते थे, तो अगर अपने हम पद्म भूषण पद्म विभूषण उन अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो अब उसको फिर जाके इन डेप्थ पढ़ना कि ये कैसे शुरुआत इसकी हुई, इसके अंदर फर्स्ट कौन विनर थे, पहली बार किसको अवार्ड मिला, उसमें कोई यूनिकनेस आपको लग रही है, आपको ऐसा कोई बंदे का नाम लग रहा है जो आपको लग रहा है ये तो हटके, ये आपको पता होना चाहिए था, वो उस तरीके से तैयारी का रहता है। सिमिलरली जो हाई स्टेक क्वेश्चंस हैं, जो आपके 12.5 लाख के ऊपर के क्वेश्चंस हैं, उसमें भी आपकी यही अप्रोच रहती है, जो भी चीज न्यूज में रहे उससे रिलेटेड उसका बैकग्राउंड आप अगर पढ़ लें। अगर रोमन मैगसेसे अवार्ड्स की बात करें तो रोमन मैगसेसे अवार्ड्स आए कैसे, पहली बार किसको मिला, इंडिया में पहली बार किसने जीता, किस फील्ड के लिए मिला, उस तरीके से आप प्लान करते हैं। बहुत बढ़िया रचित जी, आपने बहुत बढ़िया समझाया। तो आप अगर इनकी बातों पे ध्यान दें तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करके आ सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा इंटरव्यू लेने का यही मकसद होता है, क्योंकि हर एक कंटेस्टेंट की ना एक अलग, मैं कहूँ कि मैं कहूँ अलग पर्सनैलिटी ट्रेट होता है। वो रचित जी में ये है कि इनका ज्ञान अर्जित करने का थोड़ा तरीका अलग है और बेस्ट है। तो मेरे में तो ये नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। आप इनसे सीखिए, और अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन विन द बिग अमाउंट इन केबीसी। तो बहुत मैं विश करूंगा सब जीते, अच्छा जीते। तो रचित जी, वैसे नॉर्मल एक बार आपसे जानना चाहेंगे, जब इस बार आपको एफएफएफ का कॉल आया तो उस टाइम आप कहाँ पे थे और आपका क्या रिएक्शन था, एंड फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपका सिलेक्शन हुआ? देखिए, जैसे सारे कंटेस्टेंट्स हैं और हमें एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हम ऑडिशन अपना देकर आए और एक हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाए कि हमारे को कॉल आ रही है और हम बैठ जाए। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था, प्रोसेस बहुत लंबा रहता है, और जैसा कि वो कहते हैं कि कभी भी आपको कॉलिंग है कि वो उसी प्रकार का शो है। और देखिए, कोई बुरा मानने की बात भी नहीं, आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको आप अच्छे नहीं लगे तो ठीक है, इसको दिल पे लगाने वाली बात नहीं है। तो अब मैं आराम से बैठ गया था, मुझे था कि शायद इस बार मुझे कॉल ना आए। तो जब मुझे कॉल आया, मैं नॉर्मली बैठा हुआ था और उन्होंने फोन करके बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। मेरी पूरी फैमिली कहीं और थी, तो उसके बाद वही जो एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि आफ्टर बैटल तो आपको लगता है कि वहीं पे आप जीत गए, कम से कम आप टीवी पे आ जाओगे। मुझे याद है मेरी वाइफ का सबसे बड़ा सवाल था, मतलब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का वही मतलब है ना, अब और कोई राउंड तो नहीं रह गया, इसके बाद तो हॉट सीट है। तो मैंने कहा हाँ, बस आप तब तक पहुंच गए। लेकिन हाँ, वो मन में आई थिंक सबको ही उतनी एक्साइटमेंट होती है, मैं भी उतनी एक्साइटेड था। जर्नी थोड़ी अननोन थी, पता नहीं था। उसके अंदर भी अरुण भाई से बात हुई और पूछा कि किस तरीके से क्या रहता है, ही वाज हेल्पफुल एज यूजुअल। तो वही, और कुछ मैंने मिस तो नहीं किया आपके सवाल में? नहीं, बड़ा बढ़िया आंसर दिया रचित जी आपने। तो रचित जी, वैसे आपको ऑब्वियस ही बात है, जब आप 1 करोड़ वाला खेल रहे थे तो आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा। तो तब जब आप 1 करोड़ वाला प्रश्न खेल रहे थे, तो उसके बाद जब मतलब आपके मन में क्या चल रहे थे थॉट्स, कि खेलूं नहीं खेलूं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रिपेयर कर रहा था 1 करोड़ या 7 करोड़ के सवाल के लिए, और सबके अपने प्रिपरेशन बहुत है। मुझे ये भी थोड़े दिन पहले डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं 8 या 9 क्वेश्चन पे उड़ जाऊं, क्योंकि एक लेवल के बाद आपका कंट्रोल क्वेश्चंस पे नहीं है जी, आपका कंट्रोल खाली अपनी प्रिपरेशन पे है। और वही सोचिए, अच्छा एक चीज और है, नॉलेज तो एक पार्ट हो गया, केबीसी आपकी अवेयरनेस भी चेक करता है चीजों को लेके, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। तो आप कितने अवेयर हो अपने आसपास की चीजों से, वो भी बहुत मैटर करता है। तो मेरा वो भी रहता था, ऐसा मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिसका सोशल मीडिया बंद हो या कुछ और देखता ना हो। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूँ, मैं हर रील देखूंगा, अब वो जीके रिलेटेड हो या कोई भी हो, मुझे चीजों का आइडिया रहता है। तो अपने आप को आप थोड़ा वो क्यूरियस उस हिसाब से बना सकते हैं। बात आ जाती है फिर से 1 करोड़ के सवाल की। अगर मुझसे कोई, ठीक है तैयारी कर रहा था, बट मुझसे अगर कोई ये पूछता और अगर मैं किसी को ये समझा रहा होता कि आप अगर 50 लाख के सवाल पे आएंगे तो आपको क्या करना है, तो शायद मैं किसी को ये समझाऊं कि क्विट कर देते। लेकिन जब आप उधर बैठे होते हो और आपकी गेम अच्छी चल रही होती है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। मेरे पास 50-50 की ऑप्शन थी, मैंने वो एलिमिनेट किया। अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए जो 2 ऑप्शन में मैं कंफ्यूज था, वो 2 रह गई थी। फिर मैं प्रोबेबिलिटी का अपना चला रहा था। मैं आपको उन शब्दों में नहीं बता सकता कि मैं कितनी चीजें कर रहा था। आपकी एक्चुअली 2 गेम्स चल रही होती हैं। एक तो ऑब्वियसली एबी सर के साथ आपकी चलती है जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, दूसरा आपके अपने खुद के दिमाग के साथ चल रही होती है।
आपका दिमाग आपके साथ इतनी सारी गेम्स खेलता है, ये खाली वही समझ सकता है जो सीट पे बैठा है। बिल्कुल सही। तो मैं तभी उन लोगों की भी रिस्पेक्ट करता हूँ जो 10,000 जीते हो, 15,000 जीते हो, क्योंकि ये पैसे का ये नहीं है कि मैं क्योंकि 50 लाख का सवाल ठीक कर चुका था तो मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ बाकी कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस सीट पे उस दिन पे आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये चीज थोड़ी सी होती है। और मे बी मैं आपके लिए एक लेसन बन के कि आप अपने आप को मेंटली और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा कि मैंने ठीक किया, और आज भी मैं अगर मुझे ऑप्शन मिलेगी तो मैं दोबारा से खेलूंगा। मेरी अप्रोच मेरी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है आंसर पे अराइव होने के लिए, लेकिन मैं उसको उसी तरीके से खेलता। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं शायद एक सवाल और दूर हूं, लालच पैसों का नहीं था। तो बहुत लोगों को लगा कि मैं लालची हो गया, मैं ग्रीडी हो गया, बट क्वेश्चन पैसों का नहीं था। मेरे लिए यह जरूरी था कि मेरे को 17 के 17 सवाल का जवाब देना, क्योंकि बचपन से यही एक सपना देखा है आपने कि उधर अमिताभ बच्चन सर बोले 7 करोड़, ठीक है पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अचीवमेंट जो आपको मिलती है ना वो 17 सवाल देने के। और देखिए ना, मैं 15 सवाल तक तो पहुंच ही चुका था, मैं 2 सवाल दूर था। एंड लाइफ में हमेशा आपके सामने ये चुनौतियां आएंगी, ये आपको हमेशा चूज करना ही पड़ेगा। मैंने उस दिन रिस्क लिया और वो मेरे लिए नहीं चला, बट आई होप आगे मैं और थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाऊं और थोड़ा समझूं। लेकिन हाँ, दोबारा उसका यही जवाब है कि शायद मैं दोबारा उस सवाल को वहीं से खेलता। तो मैं ना सभी आपको 2 चीज़ें यहाँ कहना चाहूँगा। नंबर 1 तो मैंने भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, रची जी को कह रहे थे कि आप ऐसे हैं या ग्रीडी हैं। देखिए, ये ग्रीडी की बात नहीं होती है, हिम्मत की बात है। आप सोचिए, अगर आप वहाँ होते तो क्या आप अटैम्प्ट लेते? बिल्कुल नहीं लेते। लोग तो 25,000 वाले क्वेश्चन को भी सोच सोच के खेलते, खेल लूँ कि नहीं खेलूँ। ठीक है, अमाउंट सबके लिए ज़रूरी होता है, 1 करोड़ जीतना कोई छोटी बात नहीं। वही माइलस्टोन ये अचीव करना चाहते थे, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। तो लेकिन इनकी हिम्मत, और आप देखिए इनकी कामनेस का, मैंने इनको पर्सनली मैसेज किया उस दिन। हमारी फैमिली में भी यही बात चल रही थी कि इनकी कामनेस है ना जो, वो वाकई काबिल तारीफ़ थी। क्योंकि मैं शुरू से ही देख रहा था इतने काम कंटेस्टेंट 50 लाख तक और 1 करोड़ वाला प्रश्न भी कितने कामनेस से खेल रहे थे ना। वाकई रची जी, उसके लिए आपकी बहुत बहुत तारीफ़ और दिल से आपको बधाई। और जो लोग कहते हैं ना कि वहाँ ऐसे होना चाहिए, कमेंटबाजी करते हैं, जब आप वहाँ जाएंगे तो डेफिनेटली आपसे भी बात करेंगे एक दिन। तो यहाँ बैठ के बात करनी आसान है, वहाँ जाके परफॉर्म करना टू मच डिफ़िकल्ट। ये चीज़ आप लोग तभी समझेंगे जब आप वहाँ पे जाएंगे। तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करना सीखिए किसी को, एज कि थोड़ा नीचे गिराने की बजाय अप्रिशिएशन, हौसला अफजाई करना आप लोग सीखिए। यही आपसे अनुरोध है और मेरी प्रार्थना है। मैं उसके अंदर एक पहलू उसके अंदर और जोड़ना चाहूंगा कि मैं उसके अंदर एक दूसरी चीज भी देख रहा था। जिस तरीके से लोग लिख रहे थे, वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे एपिसोड के अंदर कि कईयों को तो ऐसे लगा कि वो बेचारे खुद उन्होंने वो पैसा लूज किया है। तो अगर बेनिफिट ऑफ डाउट देना हो तो वो कमेंट्स कहीं ना कहीं उस नजरिए से भी आ रहे थे कि यार आपके हाथ में था, आप क्विट कर सकते थे, लेकिन मैं क्विट नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये था कि नेपच्यून क्यों चुना, क्योंकि बड़ा सबको ये लग रहा था अरे पाइसेस तो वाटर साइन होता है, आप तो उसके अंदर बता सकते हैं। नेपच्यून रोमन गॉड है ओशियन का। तो आपके माइंड में यही बात है कि मैं ये नहीं सबको बता सकता था कि मेरे माइंड में क्या क्या चल रहा है, लेकिन बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप बिठाते हो और आप इतने साल इसी के लिए आप पढ़े हो ना कि आप एक स्टेज पे जाके परफॉर्म करोगे। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ गेम शो, सबको ये समझना पड़ेगा। मेरे कमेंट्स पे बड़े सारे लोगों ने लिखा था अब इनको रात को नींद नहीं आएगी, इनको कभी चैन नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। मैं बहुत खुशी से बताना चाहूंगा कि मैं फिर से पहले एक हफ्ते में नहीं सोया आराम से, लेकिन अब मुझे नॉर्मल नींद आ रही है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप ये नहीं लोगे लाइफ में रिस्क, शायद मुझे ज्यादा अफसोस तब होता जब मैं ना खेलता, क्योंकि हमेशा मुझे ऐसे लगता कि शायद वो एक करोड़ से मैं 7 करोड़ का सवाल खेल पाता। अब मुझे पता है मेरी जर्नी क्लोजर मुझे मिल गया कि 1 करोड़ का सवाल गलत हो गया। क्विट करने पे मुझे हमेशा ये लगता कि शायद वो 7 करोड़ के सवाल का जवाब मुझे आता होता। तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज को लेकर। बहुत बढ़िया राची जी, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, तो लास्ट पे आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहें अपने शब्दों में तो टोटली आप प्लीज दे सकते हैं। एक बार छोटा सा मैसेज। छोटा सा मैसेज मेरा सिर्फ ये रहेगा कि अपनी तरफ से प्रयास करना ना छोड़ें। मैंने बचपन में एक लाइन पढ़ी थी कविता की और वो मेरे साथ स्टे कर गई। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो
वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अरे वाह। तो आप अगर नहीं निकले घर से तो फिर आप उस मंजिल पे पहुंचने का सपना नहीं। अभी बहुत लोग उसमें कमेंट करते हैं कि इनको क्यों बुलाया, उनको क्यों बुलाया। उनको इसीलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने वो मेहनत करी, उन्होंने वो कोशिश करी। घर पे बैठ के कीबोर्ड वॉरियर बन के सब कुछ लिख सकते हैं, खैर सबको आजादी है वो करने की, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लेकर आना चाहते हैं, कोई परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं, तो आपको वो पहल करनी पड़ेगी। कोई आपको आगे से आकर नहीं पूछेगा। तो मैं चाहूंगा अरुण जी के माध्यम से उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया बोलने का, सब बहुत अच्छे से कोशिश करें, सब बहुत अच्छे से प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा धनराशि जीत कर लाएं। मैं 1 करोड़ पे फॉल्टर किया, मैं होप करूंगा, प्रे करूंगा कि इस वीडियो को देखे शायद कोई 7 करोड़ का सवाल जीत जाए और हम दोनों को याद करे कि हमने ये वीडियो में सोचा और समझा था। बहुत बहुत धन्यवाद रचित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू सो मच, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रचित जी। आशा करते हैं जीवन में आप बहुत सी ऊंचाइयों को छुएं और ऐसी तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अरुण जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू, बाय बाय।